नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बजट 21 में महरपाल सिंह। इससे हम इंदौर सेक्टर 5 के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खड़े हैं, जहां पर जो आज कांग्रेस पार्टी का नारी न्याय चौपाल कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें आज के मुख्य अतिथि दीपक बावरिया प्रभारी हरियाणा प्रदेश वो यहाँ पर आज शिरकत करेंगे और जो उनका मैनिफेस्टो है उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे कि क्या मैनिफेस्टो में ऐड किया जाएगा। वो नारी जो यहाँ पर महिला इकट्ठी हैं उन्हीं से उनके बारे में ज्ञान लिया जाएगा कि क्या उनको इसमें जोड़ना चाहिए क्या नहीं, वो जानकारी यहाँ पर ली जाएगी। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। और इस मौके पर अभी दीपक जो बावरिया है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर उनका किस तरीके से यहाँ पर भरपूर स्वागत उनका किया जा रहा है, आप वो तस्वीरें के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पे अलग अलग जगह से जो चुने हुए जो पार्षद हैं अलग वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका जो है यहाँ पर जो बुके और अलग चीज़ें देकर यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो यहाँ सीधी तस्वीर हम सेक्टर 5 इंद्रधनुष से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो यहाँ आप देख सकते हैं कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर। और यहाँ पर जो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जगहों से नारियाँ यहाँ पर पहुँची हैं और उनसे इसके बारे में जानकारी भी लीजिए कि क्या मैनिफेस्टो में जोड़ा जाए क्या नहीं, वो आपस में संवाद भी यहाँ पर किया जाएगा। नारी बिन न रहे अधूरा, नारी बिन न रहे अधूरा, बात यह कहलाई है सफल पुरुष का राज मेरी बहनों, नारी ही कहलाई है। और हमारी महिला हरियाणा प्रभारी जी और हमारे विधायक जी सामने क्या हाल है? तो ठीक है। आईटी सर्विस साथियों को और हमारी बहन की स्वागत कर रहे हैं, उनको शेयर करें थोड़ा सा समझाएं कि जितने भी हमारे साथी महिला साथी फोटो ले ले। जोरदार तालियों से ये स्वागत देते कि आपके भारती जी साथ में आ जाए। नमस्कार। ताली भी गड़गड़ाहट, रुकने ना पाए। 1 2 1 2 3। शिवानी शर्मा जी हमारे शिवानी मिश्रा जी का स्वागत। इधर मैम मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से माफी चाहूंगी, सुधा जी से। पंजाब और हरियाणा में महिला कांग्रेस में जिला अध्यक्ष कोई वाल्मीकि समाज या धानक समाज की महिला नहीं है। इस पे भी विचार करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनको जिम्मेवारियां देंगे, वो जिम्मेवारियां लेंगे और वो आगे आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबको मिला के चलना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप देखिए, भारतीय संस्कृति में सूर्य छिपने के बाद कभी संस्कार नहीं होता, मगर बीजेपी की सरकार ने, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने हमारी उस बेटी को 2:30 बजे जलाया। हमारी आवाज किसने उठाई? प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतने हमारे एससी समाज के नेता हैं, किसी ने भी हमारे लिए अनशन या लड़ाई नहीं लड़ी। मनीषा वाल्मीकि के लिए राहुल जी और प्रियंका जी ने वो लड़ाई लड़ी
और आभारी हूँ मैं उन दोनों नेताओं की जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और वहां से उस लड़ाई का एक आगाज हुआ। मैं भी यहाँ मरण आसन पे बैठी रही जिला अंबाला में। हमने बीजेपी की भाजड़े खुआई और ये दिखाया कि वाल्मीकि समाज, धानक समाज, रोड समाज, बाजीगर समाज भी भागीदारी कांग्रेस में चाहता है, मगर आप जिम्मेवारी दीजिए और 36 बिरादरी को साथ लेके चलिए। राहुल जी ने एक क्राइटेरिया बनाया है, ये बहुत सोचने और विचार करने वाली बात है कि ऐसी समाज में बहुत सारे लोग हैं, मगर क्राइटेरिया में ये भी आते हैं, इनकी वोट और सपोर्ट भी है, धानक भी है, बाजीगर भी है, रोड भी है, वाल्मीकि भी है, सफाई कर्मचारी भी हैं। इनकी वोट और सपोर्ट तो आप लेते हो, जब मगर भागीदारी और जिम्मेवारी की बात आती है तब आप इन्हें इग्नोर करते हो। मैं माफी चाहूंगी अगर मेरी इस वाणी से किसी को बुरा लगा हो, मगर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी और मेरे हालात हैं कि मुझे मेरे नेतृत्व की जिम्मेवारी मिली हुई है। मुझे वो लोग कहते हैं कि जब आप जाते हो तो हमारी आवाज नहीं करते, हमें लेके जाते हैं वोटर और सपोर्टर बनाने के लिए। हमें जिम्मेवारी चाहिए, हम जिम्मेवारी बाखूबी निभा सकते हैं। और कांग्रेस में आने वाले समय में आप कहते हैं कि हाँ, आपको मैं 2 मिनट का आंकड़ा बताती हूँ, अगर शिवानी जी मेरी बात सुन रहे होंगे, शिवानी मिश्रा जी, ये आपको रिपोर्ट कार्ड तैयार करके देना होगा। शिवानी मिश्रा जी, ये रिपोर्ट कार्ड इसलिए आपको तैयार करके देना होगा कि 2014 और 2019 का आकलन अगर आप करने बैठेंगी तो आप सबसे ज्यादा जो महिलाओं और एससी वोट है वो कन्वर्ट टू बीजेपी में क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था। कोई जनसंख्या के आधार पर कभी किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता। जब हमारी बात आती है तो हमें कहते हैं कि आपकी जनसंख्या कम है। एससी में धानक, बाजीगर, रोड जब ये टिकटें मांगते हैं तो इनकी जनसंख्या क्यों काउंट की जाती है। यही नाराजगी के कारण 2014 और 2019 में हरियाणा में, प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार बनी। ये आपने गंभीरता से इस मुद्दे को उठाना भी है और इसको बारीकी लेके भी जाना है। और अगर आपको आंकड़े चाहिए तो मैं आपकी पूरी सपोर्ट कर दूंगी। हमारी पूरी एक IT सेल की टीम है और हमारी एक लीगल सेल की टीम है जो विशेष इन चीजों पे काम कर रही है। आप हमारी आवाज बन के जाएंगे। दीपक बावरिया जी हमारी ऑलरेडी आवाज बने हुए हैं। प्रदेश के बहुत सारे मुखिया और संयोजक ऑब्जर्वर हमारी बात बने हुए हैं। देखिए, वोट सबकी बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ कि कभी हमें मंच बहुत कम मिलता है, हमें आवाज करने की बहुत कम मिलती है, टाइम का इशू है, मैं मान सकती हूँ, मगर जो भी मैंने अपनी बात रखनी थी मैं रख चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में आप सबको साथ लेके चलेंगे। जय कांग्रेस, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। बहुत बहुत स्वागत कीजिए हमारी ऑब्जर्वर करिश्मा ठाकुर जी आज हमारे बीच पहुंची हैं। सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मंदिर हैं हमारे भाई झा जी, गुरमेल कौर जी, उषा रानी जी, गौतम प्रसाद जी, हमारी बहन संतोष शर्मा जी, कक्कड़ जी, सुल्तान जी, बलविंदर चौधरी पार्षद जी, अक्षयदीप जी, संदीप सोही पार्षद जी, पार्षद दलबीर सिंह जी वाल्मीकि, पवन जैन जी, राकेश सोंधी जी, सीमा शर्मा जी, पंकज जी, विनीता कुमारी जी, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सम्मानित मंच पंचकुला में किया गया है। दीपक जी, किस तरीके की प्रस्ताव रखे गए हैं महिलाओं द्वारा, उसके बारे में बताएं। आज जो है हमारा जो आयोजन था हरियाणा में आने वाले चुनाव को नजर में रखते हुए पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। गीता भगत जी वो मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन है और उन्होंने कम से कम 25 से 30 सब्जेक्ट मैटर्स बनाए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। उसमें वीमेन एम्पावरमेंट इज ऑल्सो एक बड़ा एक सब्जेक्ट है और इसके बारे में आज महिला कांग्रेस के साथ, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और वर्करों के साथ ये मीटिंग का आयोजन था, जिसमें ये मैनिफेस्टो बनाने की प्रक्रिया लोगों तक ले जाने के लिए पूरा आयोजन कैसे हो सकता है उसका जी। जिस तरह से आने वाले चुनाव में लेकर महिलाओं की एक मांग भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं दावा किया उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया है, लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं महिलाएं चाहती है उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, उन्हें सशक्त किया जाए। तो क्या माना जाए कि टिकट वितरण के समय भी, क्योंकि आप प्रभारी भी हैं हरियाणा में, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा जहाँ जहाँ महिलाएं जो हैं सीटों को निकाल सकती हैं उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए।
आपकी बात सही है। जो है एक मैं आपकी बात को और आपने जो बताया उसके दो भाग में बांटना है। आपने भारतीय जनता पार्टी के वादे की बात की। भारतीय जनता पार्टी के वादे को आपको मोहन भागवत जी ने जो महिलाओं का रोल क्या हो सकता है उसके साथ ही देखने की आवश्यकता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वादे हैं उसको भी मोदी जी ने पिछले 10 साल में जितने भी वादे किया, 15 लाख से लेके बहुत अभी महंगाई की मांग और कई जो वादे किए हैं उसके जोड़ना की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जुमलाबाजी एक उसका शस्त्र है। कहते हैं कि मोदी गारंटी, हरियाणा और मध्य प्रदेश में गारंटी दे के आए थे कि 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। जैसे चुनाव खत्म हो गया सिलेंडर खत्म हो गया। तो ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वादे जो जुमले होते हैं इसको कांग्रेस का ये संनिष्ठ प्रयास होता है। जो राहुल गांधी जी बार बार जो कहते हैं कि हमारे लिए ये जो चुनावी वायदे हैं वो हमारे लिए गीता है, बाइबल है, उसके जो है बड़ी गंभीरता से हम लागू करना चाहते हैं और उसके लिए लोगों से परामर्श करना चाहते हैं। आपने कहा कि हम महिलाओं को प्राधान्य देंगे कि नहीं देंगे, उसके बारे में मैं आपको जरूर से कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी हमको महिलाओं जीत सके ऐसी सक्षम महिला जी थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे उसको हम प्राधान्य देंगे और काम करने वाली सक्रिय महिला कार्यक्रम को आगे। एक महत्वपूर्ण बात और 46 सीटों पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, जीत भी हासिल की है। क्या ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि जिन जिन जगहों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है वहां के जो उस वक्त के तत्कालीन जो टिकट के दावेदार हैं या फिर जहां पे एमएलए भी हैं उनको थोड़ी प्राथमिकता दी जाए? क्या इस तरह को भी रखा जाएगा ध्यान में? और 3 जोन में बांटा गया है हरियाणा को, उसमें किस तरह की आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति में जो है हमारा तो लक्ष्य वही रहेगा कि सर्वे में जिनका नीचे, सर्वे का मतलब वो होता है कि लोगों के बीच में कौन है। दूसरा, पॉलिटिकल सिस्टम में जो है किसकी स्वीकार्यता वर्करों के बीच में बनती है। तीसरा जो है वहाँ के स्थानीय जो समीकरण होते हैं उस पर भी कौन कि किसकी स्वीकृतता ज़्यादा है और वहाँ के उनके समाज का भी समीकरण क्या बनता है। तो दैट एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट इसकी जीतने की सबसे ज़्यादा क्षमता है उनको हम आगे करें, तो वो आगे करके उसको प्राधान्य देने का हमारा लक्ष्य है। उसमें भी एक जो उदयपुर का हमारा जो रेजोल्यूशन था कि उसमें भी हम जरूर से देखेंगे कि एक सामाजिक समीकरण भी बने, पिछड़ों का समीकरण बने, छत्तीस बिरादरी का समीकरण बने, महिला युवा उनका भी समीकरण बने, वो भी हम जरूर से। आज धर्मेंद्र प्रधान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जो वहाँ पे लोकसभा में बात कही गई नीट को लेकर, उस पर भी प्रश्न उठाया कि कांग्रेस तो केवल प्रदर्शन करती है, सिर्फ अपने लिए और चर्चा नहीं चाहती असल में। अरे जो इतने 24 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया, जिसके बारे में एक शब्द ये प्रधानमंत्री मुंह में से फटता नहीं है। मैं शब्द इतना कर रहा हूँ कि क्या उसने मुंह में मग भर दिए कि वाई इज़ नॉट से कि भाई हम एश्योर नहीं करता है कि ये इसके लिए जो जिम्मेदार उसके सामने एक्शन लेंगे। ये देश में पिछले 10 साल में कितने पेपर लीक की घटना हुई, आपके हरियाणा में कितनी पेपर लीक की घटनाएं हुई, उसमें से आप उसको एक जगह पे बताओ कि इन्होंने किसी भी आरोपी को पकड़ा है, उसको सजा दी। और ये बातें करते हैं कि जो है ऐसी चर्चा ही करते रहना है, एक्शन करना ही नहीं है। आप जो है कहते हैं कि एक बार राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया तो उसके आभार दर्शन की प्रस्तावना होती है, बीच में कुछ नहीं कर सकते। तो आप इमरजेंसी के मुद्दे पर उसके पर भाषण कर सकते हैं स्पीकर, मगर ये इतने 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उसके बारे में राहुल गांधी जी उसके लिए बात नहीं उठा सकते हैं, उसको टेक्निकलिटी देते। वो तो चाहते हैं कि चर्चा ही न करें और वो जो कह दें आप सब मान लें, जो जुमलाबाजी कर लें उसको आप स्वीकार कर लें। तो इसके सामने तो राहुल गांधी डट के आवाज उठा रहे, पूरा देश आवाज। संसद में जिस तरह से राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो माइक उनका बंद कर दिया गया और ओम बिरला द्वारा जो स्पीकर हैं उनके द्वारा जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी जो बातचीत का प्रकरण सामने आया है, आप इसको किस तरह देखते हैं कि कहीं ना कहीं तानाशाही हो रही है या विपक्ष को नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है? निश्चित रूप से तानाशाही हो रही है, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, मगर ये बार विपक्ष की ताकत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो है ये बाहर खुल के सामने आ रहा है